बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ हम CVS कर रहे थे। हमारा जो है ना चैप्टर 13 और 14 जो है ना ये सिर्फ रह गया था। बाकी मैंने जो है ना वो डायूरेटिक्स वाला भी और बाकी जितने भी थे ना वो सारे कवर करवा दिए थे। कोशिश करूँगा कि आसान ईजीएस्ट वे में जितना को मुझे आता है उतना को आपको समझा दूँ। बाकी आप खुद एक दफ़ा रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कवर हो जाएगा। देखो, हार्ट फेलियर में जो है ना वो बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखें ना तो पंपिंग उसका काम है ब्लड का। ठीक है, अगर वो इनसफिशिएंट पंपिंग करे तो वो हमारे पास आ जाता है, इसकी हार्ट फेलियर के अंदर आ जाता है। ऐसी बात है ना। ठीक है, अब इसके अंदर अगर फेलियर की बात करें ना तो किस किस मेन वजह इसकी जो है ना वो कौन कौन सी हो सकती हैं, मैं अगर यहाँ पे साथ साथ लिख लूँ ना चार्ट की फॉर्म में ताकि आपको ईजी रहे। फेलियर के अंदर जनाब हमारे पास आ जाता है हाइपरटेंशन, या तो उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो बीपी वगैरह हाई रहता था मुसलसल कंटिन्यू, या फिर उसको कार्डियो मायोपैथी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा जनाब मतलब मसल के कार्डिक मसल के इश्यूज सारे का सारा, वेल्वुलर जो होता है ना कोई भी डिजीज़ हो सकती है, या फिर उसकी जो है ना अब ये हार्ट है ना इसको कोई ब्लड सप्लाई भी तो करती है, उसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। मतलब कोरोनरी आर्टरीज प्लस मीन्स कोरोनरी वेसल्स आप कह लें जनाब, उसकी जो है ना कोई लफड़ा है, उसके अंदर कोई ना ख़राबी पैदा हुई। तो ये चार मेजर जो है ना रीज़न बुक के अंदर लिखी हुई हैं। अच्छा, जो हमारे पास पंपिंग प्रॉब्लम्स है ना उसको ना हमने तीन पार्ट्स में यूँ कहने डिवाइड किया गया। मतलब 1/3 जो भी पंपिंग प्रॉब्लम आती है ना वो हमारी किसकी वजह से आती है, वो होती है हमारे पास सिस्टोलिक फेलियर की मतलब सिस्टोलिक फेलियर के अंदर अगर कोई मसला आ गया तो जितने भी हमारे पास हार्ट अटैक होते हैं वो इसके अंदर 1/3 जो हिस्सा है ना वो सिस्टोलिक फेलियर के अंदर है। जबकि 1/3 जो होता है ना वो प्रॉब्लम जो होता है ना वो फिलिंग ऑफ द चैम्बर प्रॉब्लम होता है। मतलब वो चैम्बर सही फिल नहीं हो पा रहा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1/3 पंपिंग, मतलब वो पंप नहीं कर रहा। एक 1/3 जो होता है ना वो फिलिंग प्रॉब्लम ऑफ चैम्बर हो गया, यूँ कह लें। ठीक है, तो मतलब फीलिंग कब होती है, जब वो डायस्टोलिक मतलब रेस्ट के अंदर होता है, ऐसी है ना। ये हमारे पास सिस्टोलिक है। अगर इसके अंदर प्रॉब्लम आ गई तो वो 1/3 प्रॉब्लम हमारे पास जितनी भी होती है उसका 1/3 होता है। डायस्टोलिक मतलब ये अब ये इसके अंदर रिलैक्स हुआ, इसके अंदर ब्लड आ रहा है तो इसके अंदर कोई फीलिंग प्रॉब्लम आ गई वो डायस्टोलिक होगा। मतलब टोटल 2/3 हमारे पास जो होता है ना ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के ऊपर प्रॉब्लम के अंदर है। जबकि 1/3 वो कह रहा है बुक वाला कि अभी तक हमारे पास अननोन काजेज़ हैं, इसके ऊपर रिसर्च जारी है जनाब, अब वो कर रहे हैं। तो ये 1/3 और 1/3 3/3 पूरे हो गए ना इसके अंदर। अच्छा, अब इसकी जो एफिशिएंसी है ना हार्ट की वो हम फिजियो के अंदर भी पढ़ी थी। एक फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व आपने सुना होगा नाम, सही है, और कुछ ना कुछ आपको बैक ऑफ द माइंड होगा फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व। आई थिंक ये जो मसल वाला या बल्कि हार्ट वाला चैप्टर है ना, ठीक है, फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी के अंदर, तो उसके अंदर जो है ना आपको दिखने को मिलेगा गाइटन के अंदर। और फिर दोस्त के अंदर भी उसने अच्छा बनाया हुआ है, यूँ करके ग्राफ था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास थी कार्डिक आउटपुट, यहाँ पे हमारे पास थी EDFBL। मैं तो ये पूरा लिखता हूँ EDFBL मतलब क्या, एंड डायस्टोलिक एंड, एक मिनट, ये एंड डायस्टोलिक फाइबर लेंथ। ठीक है, मतलब जब जो डायस्टोल एंड होता है तो उस वक्त जो फाइबर की लेंथ था उसका और कार्डिक आउटपुट के दरमियान एक कर्व थी। नॉर्मली कर्व किस तरह की आपको दिखने को मिली थी, अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस तरह करके थी, यूँ। मतलब जितने ज़्यादा वो फाइबर की लेंथ हो रही थी उतना ज़्यादा हमारे पास कार्डिक आउटपुट आ रहा था, ऐसी था ना। लेकिन अगर कोई कार्डिक फेलियर हो जाएगा तो हमारे पास क्या है, लेंथ तो बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन जो कार्डिक आउटपुट है ना वो हमारे पास अच्छा नहीं आएगा। मतलब मैक्सिमम से नॉर्मल से ये हमारे पास है नॉर्मल, तो इससे कम ही होगा ना कार्डिक आउटपुट। यहाँ पे नॉर्मल की रेंज यहाँ तक आ रही है, सपोज कि ये 90 है। तो जब इसके अंदर कोई अब नॉर्मेलिटी आ जाएगी तो इसकी ज़ाहिर सी बात है कि ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये मैं कह देता हूँ ये कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्डिक फेलियर्स चल रहे हैं। मतलब लेंथ तो इंक्रीज़ की है लेकिन कार्डिक आउटपुट उतनी नॉर्मल की तरह नहीं आई, मतलब कि ये 40 तक रहेगी या 50 तक रहेगी, तो इतना ये डिफरेंस आ जाता है। ये हमारे जितना ज़्यादा
ब्लड होगा उतनी ज़्यादा जो है ना वो कह लें आप फाइबर की लेंथ होगी। देखो ना ये हार्ट है ना, इसके अंदर जितना ब्लड आएगा ये फूलता जाएगा, तो मतलब इसके जो फाइबर है उसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी ना। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ब्लड ज़्यादा, ठीक है, तो हमारे पास फाइबर की लेंथ भी जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। जब फाइबर की लेंथ ज़्यादा होगी तो मोर कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। मोर कॉन्ट्रैक्शन होगी, मोर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो मोर कार्डिक आउटपुट। ये एक छोटा सा जो है ना वो फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ के बारे में बताना ज़रूरी था जो कि आपके हार्ट में। अच्छा, ट्रीटमेंट अब ये अब नॉर्मेलिटी आ गई है, लेकिन अब हम अगर इसको ट्रीटमेंट दे भी दें ना तो ये अब नॉर्मल की तरफ, कार्डिक पेशेंट बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्मल की तरफ नहीं जा सकता। हाँ, बिल्कुल इसके नज़दीक आ सकते, लेकिन एग्जैक्टली नॉर्मल हार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तक करवा सकती है, इससे ज़्यादा फिर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसको एक दफ़ा झटका लग चुका है। सही है। अब जो है ना, एक मिनट, हम यहाँ पे कुछ थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज़ जो है ना, अगर आप कार्डिक पेशेंट जो होते हैं ना वो आपको ओपीडी में इमरजेंसी के अंदर मिले तो आप क्या क्या थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज़ करेंगे। मैं जल्दी से यहाँ चार्ट की फॉर्म में लिखता हूँ। थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज़ बहुत इजी सी हैं, पैनिक नहीं होना, ठीक है, माइंड की थोड़ी सी गेम है बस। देखो, अब उसका कार्डिक मतलब फाइबर लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, किस वजह से? बॉडी फ्लूइड की वजह से। तो हम ऐसा ही कर दें कि बॉडी फ्लूइड को ही कम कर दें तो उसकी ज़्यादा भी लेंथ ना हो और वो इजीली अपना वर्क परफॉर्म कर सके। तो मैं कह सकता हूँ कि नंबर 1 पे अगर मैं उसकी बॉडी फ्लूइड को जो है ना ये बॉडी फ्लूइड शुड डिक्रीज़। सही है। अब बॉडी फ्लूइड यूँ ही डिक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जितना भी एक्स्ट्रा वाटर H2O प्लस जितना भी साल्ट है ना वो हम अपनी बॉडी से डायूरेटिक्स देने की वजह से निकाल देंगे। मतलब हम उसको क्या देंगे, सिंपल वर्ड में डायूरेटिक्स दे देंगे, जिसके अंदर वाटर और साल्ट जो होता है ना वो निकल जाएंगे। अब फ्लूइड रिमूव होगा तो जो क्या करेगा, हार्ट की आउटपुट को जो है ना इम्प्रूव करेगा। फ्लूइड रिमूवल जो होता है ना एक काज है कार्डिक आउटपुट को, मतलब दिल के ऊपर लोड कम होगा, मोटर के ऊपर लोड कम होगा तो वो अच्छे से फंक्शन करेगी ना। जितना ज़्यादा आप लोड डालेंगे उतना ज़्यादा फिर उसके लिए नुकसान है। कम वज़न, ठीक है, मैंने याद किया हुआ था, कम वज़न अच्छा काम। ठीक है, गधे के ऊपर जितना कम वज़न डालेंगे वो उतना ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेगा, उतना ज़्यादा अच्छा काम करेगा। एक बात ये होगी, एक हमने इसके ऊपर काम कर लिया। नंबर 2, यहाँ से जो वेसल निकल रही है इसके ऊपर अब हम काम करना है। तो नंबर 2 पे चलो ब्लैक सी कर देते हैं। यहाँ पे जो होता है ना, जो वेसल्स है ना पाइप, वो वाइड होना चाहिए। मतलब वेसल पाइप जो होता है ना वो शुड वाइड। अगर हम वेसल पाइप को चौड़ा कर दें तो उससे भी दिल की आगे देखो ना, अगर हमने बड़ा पंप लगा दिया और एक छोटा सा पाइप लगा तो रेजिस्टेंस कहाँ पे होगी? ठीक है, जो छोटा पंप होगा वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इसकी वजह से जो है ना पूरा वो जो कार्डिक आउटपुट जो है ना वो दिल से ज़्यादा ब्लड नहीं निकल पाएगा। अगर मैं यहाँ पे बड़ा पाइप लगा दूंगा तो ज़्यादा अच्छी तरह से वो कार्डिक आउटपुट हमें मिलेगी। तो मैं क्या कर दूँगा, मतलब वाइड करूँगा, मतलब वेजो कंस्ट्रिक्शन जो होता है ना उसको ख़त्म करूँगा वेसल की, या उसको मैं कहूँगा रिड्यूस करूँगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन को हमने रिड्यूस करवा देना है ताकि हमारी वेसल जो है ना वो वाइड हो, रेजिस्टेंस कम हो। अब वेजो कंस्ट्रिक्शन को कम कैसे करना है, इसको कंस्ट्रिक्ट करवाते कौन थे? एंजियोटेंसिन करवाते ना। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होते हैं ना वो, अब उसको मैंने इनहेबिट करवा देना। तो मैं लिख सकता हूँ ACE इनहेबिटर्स दे दूँगा मैं उसे। ठीक है, ACE इनहिबिटर्स को यूज़ करके जो है ना वो मैं वेजो कंस्ट्रिक्शन को ख़त्म करवाऊँगा, क्योंकि इसको इनहिबिट करेंगे तो एंजियोटेंसिन नहीं बनेगा। वो जो एंजाइम है वो एंजियोटेंसिन, जिनको एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट कर रहा था ना, वो एंजाइम ही रुक गया है। अब वो एंजाइम रुक गया, इसके अलावा जो अगर ये एंजियोटेंसिन बन भी गया तो हमारा दूसरा हल क्या है, हम ARB दे देंगे, मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो है ना वो दे देंगे। देखो ना, एंजियोटेंसिन जिनसे एंजियोटेंसिन 1 बनता था, एंजियोटेंसिन 1 से 2 बनता था। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम लगता है ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो इसको 1 के अंदर कन्वर्ट कर रहा था। इसी तरह था आई थिंक। ठीक है, अब अगर इसको ही मैं ब्लॉक कर दूँ तो एंजियोटेंसिन 1 भी नहीं बनेगा और 2 भी नहीं बनेगा, और ये जब बनेगा ही नहीं तो वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं करवाएगा। अगर खुदा ना खासा ये बन गया है, मतलब इस स्टेप को हमने स्किप करके ये अगर बन गया है तो हम जो रिसेप्टर है ना उसको जाके ब्लॉक कर दें, आगे ये बना भी रहे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रिसेप्टर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। सो सिंपल। तो मैं कह सकता हूँ कि हम उसको ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे देंगे, जिसकी वजह से हमारा काम हो जाएगा। 2 पॉइंट हो गए। नंबर 3 पे होप सो मैं अपनी बात समझाएं। नंबर 3 पे हमने क्या करना है,
देखो ना, जो उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो कम हुई है, उसी वजह से कार्डिक आउटपुट कम हो रही है ना, मतलब उसके ऊपर वज़न ज़्यादा आ रहा है और उसकी ताकत इतनी नहीं है। तो हम ताकत देने के लिए क्या करेंगे, उसको जो भी सिम्पैथेटिक हमारे पास सिस्टम है ना, ठीक है, उसकी हम एक्टिवेशन करवा देंगे। मतलब सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेशन से क्या होगा, जो बीटा 1 रिसेप्टर है ना उसकी एक्टिवेशन हो जाएगी। बीटा की एक्टिवेशन से क्या किस किस के ऊपर एक्ट करती थी, जेजी सेल और हार्ट के ऊपर ना। तो हार्ट की जो होता है ना वो कंट्रैक्टिलिटी को जो होता है ना वो कंट्रैक्टिलिटी को वो इंक्रीज़ करवा देगी। सो सिंपल, ये एक बात होगी। अब देखो, अब अगर आपके पास दो तरह के पेशेंट रहते हैं, एक होता है एक्यूट हार्ट फेलियर, एक होता है क्रोनिक हार्ट फेलियर। तो जो भी आपके पास एक्यूट हार्ट फेलियर मतलब जिसको अचानक दिल का दौरा पड़ा है ना, जिसे हम कहते हैं एक्यूट हार्ट फेलियर, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम उसको सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन करवा के जो है ना उसका दिल जो है ना वो बंद हुआ पड़ा दिल जो है ना उसको हम एक तरह से चालू करवाएंगे, ठीक है, मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम को ऑन करेंगे। लेकिन अगर आपके पास क्रोनिक वाला आया हुआ है, क्रोनिक हार्ट फेलियर जिससे पहले से ही बहुत से मसले चल रहे हैं दिल के, क्रोनिक है, ठीक है, पुराना है, तो उसको हमने सिंपैथेटिक जो होता है ना सिस्टम वो एक्टिव नहीं करवाना, ठीक है, बिल्कुल नहीं करवाना। अगर हमने वो करवा दिया ना तो वहाँ पे शदीद वेज़ोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड स्पैज़म हो सकता है क्रोनिक के अंदर, क्योंकि वो पहले से अकोमोडेट कर चुका है उसका दिल। तो वो हम अगर उसको सिंपैथेटिक सिस्टम दे देंगे तो वो जो वेसल है ना, यहाँ इनके अंदर मरोड़ जो कहने पड़ जाएगा। जब मरोड़ पड़ जाएगा तो हमारे पास वेसल ब्लॉक हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से हमारे पास वो क्या कहते हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ कि सिंपैथेटिक सिस्टम क्यों नहीं देना, ये शदीद वेज़ोकंस्ट्रिक्शन करवा देगा, सिंपल वर्ड्स में, सही है। अब बाकी हम बुक में पढ़ते हैं तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। वेज़ोकंस्ट्रिक्शन करवा देगा जिसकी वजह से जो है ना वो सवियर आप साथ लिखेगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, वेसल्स की जो होता है ना वो स्पेज़म हो जाएगा, वेसल स्पेज़म करवा देगा। अब हम क्या करते हैं कि ऐसे पेशेंट को सिंपैथेटिक सिस्टम को रोकना है हमें, तो हम बीटा ब्लॉकर दे देंगे जो ज़्यादा हुई एक्टिविटीज़ को कम कर देगा, सही है। तो मैं क्या कहूँगा, हम सिंपली बीटा ब्लॉकर दे दो ऐसे पेशेंट को, जो क्रोनिक वाले हैं उसको बीटा ब्लॉकर, जो एक्यूट वाले हैं उसको सिंपैथेटिक कोई भी ड्रग जो होता है ना सिंपैथेटिक एगोनिस्ट वाली ड्रग वो कोई भी दे दो। नेक्स्ट हमारे पास है ये बात होगी हमारे पास। अब हमने कुछ जो है ना वेज़ो डाइलेशन भी करवानी है ताकि हमारे जो वेसल्स है ना वेन जो है ना वो रिलैक्स हों। तो हम जनरल वेज़ो डाइलेटर्स दे देंगे, ठीक है। जनरल वेज़ो डाइलेटर देने से क्या होगा, हमारे पास वेन्स जो है ना वो हमारे पास रिलैक्स कर देंगी, ठीक है। खून जो है ना आराम से दिल की तरफ आएगा। मतलब ये देखो ना, ठीक है, यहाँ पे हम वेज़ो यहाँ पे पहले वेज़ो स्पैज़म हुआ था, यहाँ पे हम वेज़ो डायलेटर दे देंगे ना तो यहाँ पे ये थोड़ी सी वेन खुल जाएंगी, जिसकी वजह से आसानी से ब्लड जो है ना वो आ जाएगा दिल के अंदर प्री लोड, यानी आर्टरी जब रिलैक्स होंगी आगे से, ठीक है, यहाँ से अयोटा वगैरह रिलैक्स होंगी तो आसानी से ब्लड आगे जा सकेगा, तो दिल के ऊपर लोड कम हो गया, आने में भी आसानी, जाने में भी आसानी खून को, तो कम रेजिस्टेंस, अच्छा नतीजा। इसके अलावा वो बुक के अंदर लिखा हुआ है कि कुछ जो है ना हम आइनोट्रोपिक ड्रग्स जो होते हैं ना, जो कि डायरेक्ट आइनोट्रोपिक ड्रग्स जो है ना वो दे देती हैं। अगर हमें फ़ौरन जो है ना वो पंपिंग करवानी है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक बंदा आया हुआ उसका ना कार्डिक आपको आउटपुट मिल रही है ना बीट मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली उसको आप करवाएंगे क्या कि उसकी हमने कॉन्ट्रैक्शन भी जल्दी जल्दी करवानी है, ठीक है, और पंपिंग भी दिल की करवानी है, क्योंकि उसके वाइटल आर्गन को बचाना है ना हमने, एक्यूट के अंदर होगा। तो इसके नतीजे में हम क्या देंगे, बीटा एगोनिस्ट देंगे, मतलब जो सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करवा देगा, दिल के ऊपर ज़्यादा अच्छा करेगा। इसके अलावा डायरेक्ट आइनोट्रोपिक इफेक्ट वाली ड्रग हम आगे पढ़ेंगे, जिसके अंदर रहता है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। ये क्या करती हैं, ये हमारे एग्जाम्पल इसके अंदर अगर आपको पूछ लें तो डिजिटैलिस लिख देंगे तो मोर देन इनफ। कार्डिक डिजिटैलिस का लफ्ज़ आपने मुंह से निकालना और एग्जामिनर आपसे खुश हो जाना है, भाई डिजिटैलिस हमने दे देना, ठीक है, जिसकी वजह से कार्डिक ग्लाइकोसाइड जो होता है इसका डायरेक्ट आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है। देखो एक्यूट हार्ट फेलियर में अब मैं कह सकता हूँ ना, जस्ट थोड़ा सा जूम आउट करके मैं ताकि आसानी से समझा सकूँ। देखो अब मैं सिंपल वर्ड्स में मैं कह सकता हूँ कि हमने अगर
एक्यूट हार्ट फेलियर और क्रोनिक हार्ट फेलियर, इन दोनों के पेशेंट आ जाए तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास एक्यूट हार्ट फेलियर का पेशेंट आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या देना है उसको? एक तो आइनोट्रोपिक ड्रग्स देनी, जो अभी मैंने बताई है, जिस तरह बीटा एगोनिस्ट हो गया, डिजिटैलिस हो गया, आइनोट्रोपिक ड्रग्स हमने दे देनी। इसके अलावा हमने क्या देनी है? डायूरेटिक, मतलब जो उसके ऊपर लोड पड़ा हुआ ना वो कम कर देना है, ताकि वाटर और साल्ट निकले आराम से, जल्दी फ्लूइड निकालेगा। और जल्दी कौन सी निकलता है? लूप डायूरेटिक्स अगर दे देंगे तो वो बेस्ट वर्क करेगा इन एक्यूट हार्ट फेलियर। मतलब उसका एक तो पेशाब वगैरह ज़्यादा निकलवाना, उसके अलावा उसकी दिल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ करनी है। आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ ऐसे पेशेंट की। क्रोनिक हार्ट फेलियर के अंदर क्या होना है, ठीक है, क्रोनिक हार्ट फेलियर में जो है ना हम दोनों जो है ना वो डायूरेटिक्स दे देंगे। इसके अंदर हमने क्रोनिक के अंदर क्या नहीं देना? सिंपैथेटिक सिस्टम वाली कोई चीज़ नहीं देनी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेजल्स का स्पैज़म होता है, इसलिए हमने सिंपल क्या देने हैं? दोनों डायूरेटिक्स हमने दे देने हैं। कौन कौन से डायूरेटिक्स मैंने लास्ट वीडियो में बताया, जहाँ पे हमने डिस्कस किया है। एक हमारे पास लूप था, एक था हमारे पास थायराइड डायूरेटिक। ये दोनों दे देंगे ना डायूरेटिक्स, तो ये क्या करेंगे? फ्लूइड को कम करवा के, हार्ट के ऊपर लोड कम करवा के आराम से जो है ना वो उसको निकालेंगे। आपने देखा होगा कार्डिक पेशेंट जो होता है ना, वो जिसको दिल का दौरा पड़ा होता है, उसको जब हम मेडिसिन देते हैं ना, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे पेशाब आ रहा है, बहुत तेज़ पेशाब आ रहा है। यही है यार, हमने उसको डायूरेटिक्स दिए होते हैं। अगर तो वो अक्यूट का तो उसके अंदर भी डायूरेटिक्स देते हैं, क्रोनिक के अक्यूट के अंदर हमने क्या देना? आइनोट्रोपिक भी लाजमी देना है। अगर आइनोट्रोपिक ना दिया तो आपका दिल बंद रहेगा, पेशाब निकल जाएगा और फ्लूइड वैसे ही लॉस हो जाएगा और बंदा जो है ना वो कोमा की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ये एक बात याद रखनी है। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, होप्स अपनी बात मैं जो है ना ये इसमें समझा पाया हूँगा। अभी नेक्स्ट जो होता है ना वो मैं आपको कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। उससे पहले जो होता है ना, आप ये बुक के अंदर देख लेंगे, ये छोटा सा चार्ट है, ठीक है। ड्रग यूज, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स, ठीक है। कुछ वेज़ोडाइलेटर जो वेसल की डायलेशन करवाती है, और कुछ जो होता है ना वो क्रोनिक हार्ट फेलियर के अंदर आती हैं। पॉजिटिव आइनोट्रोपी में कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स मैंने बता दिया, डाइजॉक्सिन हो गया, डिजिटैलिस वगैरह आ जाते हैं। बीटा एगोनिस्ट डोब्यूटामीन, जो मैंने बताया कि हमने बीटा एगोनिस्ट देना है ताकि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो। फिर पीईडी इनहिबिटर्स, मतलब फास्फोडाइएस्टेज इनहिबिटर एंजाइम जो है ना उसको इनहिबिट करवा देना। वेज़ोडाइलेटर में नाइट्रोपिरोसाइड नाइट्रेट्स वगैरह ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी है लास्ट चैप्टर्स के अंदर। लूप डायूरेटिक्स दे देंगे ताकि हमारी जो वेसल है उसके ऊपर जो है ना वो लोड कम हो। क्रोनिक हार्ट फेलियर में मैंने कहा था लूप देना, और बीटा ब्लॉकर्स जो है ना वो क्रोनिक के अंदर देंगे। स्पाइरोलैक्टोन्स हमने जो उसकी सिंपैथेटिक सिस्टम है उसको रोकना है ना, तो बीटा ब्लॉकर्स देंगे। यही मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। हमने डायूरेटिक्स और थायराइड दे दी, इसके अलावा हमने सिंपैथेटिक नहीं देना। अगर ऑलरेडी उसका ज़्यादा है तो हमने उसको बीटा ब्लॉकर्स भी आप यहाँ पे साथ ऐड कर दें, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स भी ऐसे पेशेंट को क्रोनिक हार्ट फेलियर के अंदर जो है ना वो दे देते हैं। बाकी कहानी वही सारी की सारी लिखी हुई। हाइपरटेंशन इसकी डिजीज़ है, वेलवुलर क्रोनरी डिजीज़ मैंने जो शुरू में बताई है, ठीक है। कार्डियोमिगैली वगैरह हो सकती है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, और ये सारे का सारा। ये जो है ना वो थोड़ी सी मैंने ग्राफ बताने था। एंड डायस्टोलिक फाइबर लेंथ, ठीक है, वो फ्रैंक स्टर्लिंग और कार्डिक आउटपुट, ये मैंने थोड़ा सा बताया। कंपनसेट भी हुआ तो यहाँ पर तक आया है, बिल्कुल नॉर्मल की तरफ नहीं गया ग्राफ, ठीक है। हार्ट फेलियर हुआ तो यहाँ पे नीचे तक ग्राफ आ गया। अब देखो एंड डायस्टोलिक फाइबर लेंथ क्या होती है? लेंथ ऑफ जो फोर्स ऑफ दी फॉलोइंग कोटेंशन, जब कंट्रैक्शन होगी, ठीक है, उसके बाद जो डायस्टोल मतलब रिलैक्स हो रहा है वेंट्रिकल, उस वक्त जो एंड पे आपको फाइबर की लेंथ मिलेगी ना, उसके हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक। हार्ट फेलियर में क्या होता है? इनसफिशिएंट जो होता है ना फॉर दी ब्लड, जो कार्डिक आउटपुट इनसफिशिएंट हो गया। बच्चे को पता पीडी इनहिबिटर क्या है? फास्फोडाइएस्टेज इनहिबिटर जो होता है ना, वन और मोर, ये क्या कहता है? साइक्लिक एएमपी को डिग्रेड करता है, जिसकी वजह से जी अच्छा इसकी एग्जांपल थियोफाइलिन और आइमारोन हो गया, ठीक है। प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर बीट, मतलब मेच्योर होने से पहले ही वो वेंट्रिकल जो होता है ना वो बीट करना शुरू हो जाए। एवी नोडल के अंदर जो होता है ना, एट्रियो और वेंट्रिकल के दरमियान जो होता है ना एवी नोडल रिदमिया भी आपको अब नॉर्मल बीटिंग अराइजिंग बिटवीन दिस अलावा एवी नोडल हो गया। एसए नोड होता है और एवी नोड होता है, ठीक है। यूं होता है ना हार्ट, ठीक है। यहाँ पे होता है एसए नोड, यहाँ पे होता है एवी नोड। तो एवी नोडल के अंदर जितना भी होगा वो एवी नोड की वजह से फिर वेंट्रिकल के अंदर परकंजे फाइबर वगैरह वो सारे जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो होता है ना एवी नोडल जो होता है ना वो वेंट्रिकल की परकंजे फाइबर के ऊपर जाके एक्ट करता है और वेंट्रिकल फाइबर के ऊपर एक्ट करता है। सोडियम पंप क्या होता है? सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप, 3 सोडियम बाहर 2 पोटाशियम अंदर, ताकि वो उसकी जो है ना एटीपी को यूज़ करके उसकी कंसनट्रेशन को मेंटेन कर सके। वेंट्रिकुलर फंक्शन कर्व क्या है? ग्राफ द कार्डिक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, ब्लड प्रेशर होगा, फ्रैंक स्टर्लिंग, वही बात है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, मतलब वेंट्रिकल जो होता है ना वो हद से ज़्यादा बीटिंग कर दे तो एवी नोडल की वजह से, तो उसे हम टैकीकार्डिया का।
ये सिंपल सी बातें थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज मैंने बता दी हैं, डायूरेटिक्स देना है, एसी इनहिबिटर्स दे दिया हमने, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स दे देनी है, ठीक है। बीटा एगोनिस्ट होगा, फास्फोडाइस्टेज इनहिबिटर देना है, वेजोडाइलेटर हो गया, वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। कार्डिक ग्लाइकोसाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में आज भी बहुत लंबी हो गई है, मेरा हरगिज़ मकसद नहीं था। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो कमेंट सेक्शन ओपन आप बता सकते हैं।